सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई आपका दुश्मन होता है ना दोस्त होता है, बल्कि हर मुल्क अपने मुफादात को देखते हुए अपनी खारिजा पॉलिसी को तब्दील करता है। पाकिस्तान भी अब अमरीका से अपने ताल्लुकात के हवाले से खारिजा पॉलिसी तब्दील कर चुका है। अमरीका कभी भी पाकिस्तान की समझ में नहीं आया। पाकिस्तान हमेशा इस कश्मकश में रहा कि अमरीका हमारा दोस्त है या दुश्मन है। पाक अमरीका ताल्लुकात में आपने देखा कि कई उतार चढ़ाव देखने में आए, कभी हिमायत कभी मुखालिफत का खेल चलता रहा। समझ नहीं आती रही कि दोनों मुल्कों के दरमियान आखिर है क्या, ताल्लुकात का असल रूप है क्या, दोस्ती है या फिर मतलब परस्ती है। अच्छा, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को चलता करने में एक अहम किरदार अदा किया और अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन का जोर तोड़ने के लिए ऑपरेशन साइक्लोन शुरू किया गया। 1970 की दहाई के आखिर में जब सोवियत यूनियन की फ़ौजें अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हुई तो उनको अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए मुजाहिदीन ने जब छापा मार जंग शुरू की, मुजाहिदीन को तरबियत देने के इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन साइक्लोन रखा गया। अच्छा, इस ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा तवील और आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा खर्च वाला ये खुफिया CIA ये ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन के पीछे भी अमरीका की कह लें कि खुशी थी, लेकिन बदले में पाकिस्तान को क्या मिला, ये है सवाल। और ये सिर्फ सवाल नहीं बल्कि $1 मिलियन का सवाल है। जब 9/11 के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बना, फ्रंट लाइन इत्तेहादी जिसने मईशत का नुकसान किया, हज़ारों लाशें उठाईं, लेकिन अमेरिका फिर भी पाकिस्तान से खुश नहीं हुआ। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसे होते हैं दोस्त, हमेशा डू मोर कहा जाता रहा। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को क्या मिला, और पाकिस्तान करता भी चला गया डू मोर, लेकिन मिला क्या, कुछ भी। अब आप देखें, जब अमेरिका पर मुश्किल वक्त आया, पाकिस्तान ने इत्तेहादी होने का प्रैक्टिकली सबूत दिया, ज़बानी जमा खर्च नहीं, सबूत दिया प्रैक्टिकली, हर जगह साथ निभाया अमली तौर पर। लेकिन जब हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो साहब बहादुर गायब नज़र आए। अच्छा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में जब रूसी फ़ौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसने अपनी फ़ौजें निकाली तो अफ़गानिस्तान में अमरीका की जो दिलचस्पी है वो भी ख़त्म हो गई। अमरीका ने पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन के लिए इमदाद में भी कमी कर दी। ताल्लुकात में भी कह लें कि वो पहले जैसे कह लें कि गर्मजोशी नहीं रही। लेकिन एक बार फिर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी तो सारी मोहब्बतें जाग उठीं। अमेरिका में 9/11 का सानिया क्या हुआ, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया। अमेरिकी हुकूमत ने 9/11 हमलों का ज़िम्मेदार अफ़गानिस्तान में मौजूद अल-कायदा क़यादत को करार दिया, लेकिन अफ़गान तालिबान ने उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया। अब इस पस मंज़र में 11 सितंबर के हमले के एक माह बाद अमेरिका ने तालिबान और अल-कायदा दोनों को शिकस्त देने के लिए अफ़गानिस्तान पर फ़ज़ाई बमबारी का आगाज़ किया। फिर इसके बाद अमेरिका, उसके बैनुल-अक़वामी और अफ़गान इत्तेहादियों ने तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग शुरू कर दी। पाकिस्तान को भी कह लें कि मजबूरी में अमेरिका की इस जंग में कूदना पड़ा। लेकिन अब अमेरिका को तवील जंग लड़ने के बाद ये मालूम हो गया, कहते हैं ना, लग पता गया कि मज़ीद जंग अब उसके बस की बात नहीं है। अब अमेरिका तो खत्ते से निकल रहा है, लेकिन भारत को अपना चौकीदार बनाना चाहता है। चौकीदार मोदी को वैसे भी आपको पता है कि चौकीदार बनने का बड़ा शौक़ है। और मैं ज़रा नाज़रीन की याद दहानी के लिए ज़रा बताती चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पैगाम में मैं भी चौकीदार नामी हैशटैग इस्तेमाल किया और अपने अकाउंट पर अपना नाम तब्दील करके चौकीदार नरेंद्र मोदी रख लिया। नरेंद्र मोदी की जानिब से अपने लिए चौकीदार का लफ्ज़ नया नहीं है। इससे पहले उन्होंने 2014 के इंतखाबात में चौकीदार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और मुहिम के दौरान कहा था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद आवाम के पैसे के चौकीदार बनकर हिफाजत करेंगे। आवाम की जान और दौलत की हिफाजत नरेंद्र मोदी क्या करता, उसने अपनी आवाम को, अपनी जनता को कोरोना के आगे बेयारो मददगार छोड़ दिया, अपनी जेबें खूब गर्म की और मोदी का भारत तबाही के दहाने पर पहुंच गया। लेकिन उसको ये बताता है ये शाइनिंग इंडिया, जो भारत इसका जल रहा है वो उसको शाइन नज़र आ रही है। और ये मोदी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे बनाने के लिए सरमायाकारी भी करने लगा। अच्छा, भारत को अफ़गानिस्तान में अपना मुफाद नज़र आया। भारत को ये लगा कि वो अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकेगा। और दूसरा अमेरिका, जो अमेरिका बहादुर भी अमेरिका भारत की पुष्पनाही भी करता रहा,
लेकिन कहते हैं ना कि वो सारी जो तदबीरें हैं वो उल्टी हो गई सारी तदबीरें। अब अफ़गानिस्तान के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और भारत एक तरफ तालिबान के साथ दोहा में मुज़ाकरात करना चाहता है और दूसरी जानिब वो तालिबान के ख़िलाफ़ असलहे की लंबी लाइन भी लगी। अब ज़रा सोचिए, भारत अफ़गानिस्तान में तरह तरह के खेल खेल रहा है और इसके खेल को पाकिस्तान ने कई बार बेनकाब किया, कई बार एक्सपोज किया। फवाद चौधरी साहब और मोहित यूसुफ साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा, कंधार कौंसलेट जो भारतीय साजिशों का गढ़ था, अब तालिबान की पेशकदमी के डर से कह लें कि भारत ने वहाँ से अपना सफारती अमला वापस बुला लिया है। ये कंधार कौंसलेट ही था जहाँ भारत अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता था। DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का ये जो मकरू चेहरा है ये पूरी दुनिया को दिखाया था। और मैं ज़रा आपको याद करवाऊँ, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये नवंबर 2020 में की गई थी, जिसमें DGISPR ने सबूतों के साथ ये बताया था कि भारत किस तरह पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिशें कर रहा है। कलअदम तंजीमों को फंड्स दिए जा रहे हैं, असलहा दिया जा रहा है, ट्रेनिंग कैंप खुले हुए हैं। दाइश को पाकिस्तान में सरगर्म करने का गंदा धंधा अफ़गानिस्तान से हो रहा था और भारतीय कौंसल खाने सिफारतकारी के लिए नहीं बल्कि दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। अब ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, पक्के सबूत थे पाकिस्तान में। और मैं नरेंद्र मोदी तुमसे कह रही हूँ, हिम्मत है तो झुटलाओ पाकिस्तान के इन सबूतों को, कह के दिखाओ कि ये झूठ है, लेकिन तुम नहीं कह सकते क्योंकि दहशतगर्दों से भारत के गठजोड़ की गवाही अब दुनिया देने लगी है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की वो रिपोर्ट मोदी के मुंह पे तमाचे से कम तो नहीं है ना, तमाचा ही है ना मोदी के मुंह पे, तमाचा। दाइश और भारतीय गठजोड़ ने 2019 में श्रीलंका में ईस्टर पर बम धमाके किए। ये पाकिस्तान नहीं कह रहा बल्कि अमरीकी मैगजीन कह रहा है। और इसी भारतीय दाइश गठजोड़ ने 2017 में तुर्की में क्लब पर हमला किया, न्यूयॉर्क में और स्टॉकहोम में भी कार्रवाइयाँ की। अमरीकी जरीदे ने तो यहाँ तक कहा कि अगर दुनिया ने भारत और दाइश के इस गठजोड़ का नोटिस ना लिया तो फिर आलमी अमन खतरे में पड़ जाएगा। फिर अभी हाल ही में मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब ने साफ साफ अल्फाज में बतलाया कि लाहौर धमाके में ना सिर्फ रौ मुलविस थी बल्कि मोदी हुकूमत का भी इसमें बराह रास्त हाथ था। और मोहित यूसुफ साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया था कि जी पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे जब इस हमले की तहकीकात कर रहे थे तो उस वक्त भारत की जानिब से साइबर हमले भी किए गए। पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुनज़्ज़म अंदाज में कई हमले किए गए और इन हमलों का मकसद क्या था? यही कि भारत को खदशा था कि पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब करने जा रहा है, एक्सपोज करने जा रहा है, इनकी औकात और असलियत दुनिया को दिखाने जा रहा है। और भारत कभी नहीं चाहता था कि उनकी औकात असलियत दुनिया को पता चले या वो रंगे हाथों पकड़ा जाए, इसलिए भारत उसमें रुकावटें खड़ी करना चाहता। तो भारत ने शुरू कर दी साजिशें कि रुकावटें कैसे खड़ी की जाएं, लेकिन बर्वक्त कार्रवाई की वजह से भारत नाकाम हो गया, मुंह की खाना पड़ी उसे। और पाकिस्तानी इदारे लाहौर धमाके की तफ्तीश करते हुए मामले की तह तक चले गए, कामयाब हो गए, यानी दुश्मन की एक और चाल नाकाम हो गई। अब इसी तरह अफगानिस्तान के रास्ते से भारत बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ करवाता था। कौन नहीं जानता कि भारत ने कुलभूषण यादव की मदद से बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश की। भारत का ये दहशतगर्द बेटा खुद मान गया कि पाकिस्तान में कैसा घिनौना खेल खेलता था, क्या करने आया था पाकिस्तान में, कहां कहां उसने कार्रवाइयां की और किसके कहने पर की, सब रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब इसी तरह हाल ही में बलूचिस्तान में होटल पर हमला किया गया और इस हमले का मकसद सी पैक की सरगर्मियों को सबूताज करना था। फवाद चौधरी साहब अफगानिस्तान की बदलती जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, उस पर बात कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं फवाद। अच्छा, फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं कि जी अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हुई तब भी हम पाकिस्तान के अंदर इसके असरात नहीं आने देंगे। अफ़गानिस्तान में जो बदलती सूरत हाल है उस पर गहरी नज़र है। पूरी कोशिश है कि काबुल में एक पुरअमन और सबकी राय पर मबनी निज़ाम हुकूमत के ज़रिए आगे बढ़ाया जाए। और उन्होंने मज़ीद क्या कहा कि जी हमारी जो अफ़गान पॉलिसी है वो पाकिस्तान के मुफाद में है। अच्छा, वफाकी हुकूमत अफ़गानिस्तान और अमेरिका के हवाले से अपनी पॉलिसी अब बदल चुकी है और पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो और ऐसा होने की सूरत में जो पूरा खित्ता है वो यकीनन अमन का गहवारा बन जाएगा। अब इसीलिए इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि अमन में हिस्सादार होंगे लेकिन जंग में नहीं होंगे।
और वफाकी हुकूमत ये यकीन दहानी भी करवा चुकी कि पाकिस्तान की ज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही, और वफाकी हुकूमत ये उम्मीद भी रखती है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, जुमे को वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद यूसुफ साहब ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ारिजा अमूर को ब्रीफिंग के दौरान ख़बरदार किया था कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है, और नाज़रीन तवील अरसे से अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जो मनसूबाबंदी करने वाला भारत एक बार फिर बेनकाब हो गया। अफ़गानिस्तान में जारी तालिबान और अफ़गान जो फोर्सेस हैं इनके दरमियान झड़पों में भारत का कहने का जो डबल गेम है ना, ड्रामा, ये बेनकाब हुआ, एक्सपोज हुआ है। अब एक तरफ तालिबान से मुज़ाकरात, ज़रा सोचिए, और दूसरी जानिब उनके खिलाफ असलहे की फराहमी ने भारत के मकरू मकासद का क्या पर्दा चाक नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया। इतलात के मुताबिक सफारती अमले के इनखला के नाम पर 2 भारतीय C-17 तैयारों की अफ़गानिस्तान आमद हुई। तैयारे बज़ाहिर अपने अमले को लेने आए, लेकिन दर हकीकत दोनों असले से भरे हुए थे। ये तैयारे अफ़गानिस्तान में कह लें कि असले की जो बड़ी खेप है ना वो उतार कर आए, और भारतीय तैयारों में लाया गया असलहा अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने। ये असलहा भारत ने तालिबान के ख़िलाफ़ अशरफ गनी हुकूमत को फ़राहम किया। भारत अफ़गानिस्तान का अमन ख़राब करना चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अफ़गानिस्तान में अमन के सफ़ीर बन चुके हैं, जिन्होंने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया था। क्लिप देखिएगा जी। तो जो बाइडन ने अमेरिकी फ़ौज का अफ़गानिस्तान से निकलने का ऐलान किया, और इस ऐलान के बाद तालिबान अफ़गानिस्तान में और भी तेज़ी से काबिज़ होते नज़र आ रहे हैं। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में पिछले 18 घंटों में 54 शहरों में 88 हमले किए। अमरीकी फ़ौज के इनखला के ऐलान से पहले की सूरत हाल अगर देखें तो तालिबान का जो ज़ोर है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। अफ़गानिस्तान का पहला नक्शा देखें, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये नक्शा 21 अप्रैल 2021 तक की सूरत हाल का है। अब इस नक्शे के मुताबिक तालिबान के कब्ज़े में 77 शहर थे, जबकि अफ़गानिस्तान के 127 शहरों पर अफ़गान हुकूमत का कंट्रोल था, और अफ़गानिस्तान के बाकी शहर डिस्प्यूटेड थे, जहां खाना जंगी जारी रही। जबकि अफ़गानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर अगर बात करूं तो अफ़गानिस्तान का दूसरा नक्शा अफ़गानिस्तान की तेज़ी से बदलती सूरत हाल आपको बताएगा। ये दूसरा नक्शा भी ज़रा आप टीवी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं, चलाइएगा। अब जबकि अफ़गानिस्तान अमरीकी फ़ौजियों से खाली होने जा रहा है, और अब ये नक्शा 10 जुलाई 2021 की सूरत हाल बता रहा है। नक्शे के मुताबिक तालिबान ने अब अफ़गानिस्तान के 215 शहरों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। अफ़गान हुकूमत के कंट्रोल में सिर्फ 73 शहर बाकी रह गए, जबकि 119 शहर ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, जिन पर किसी का वाज़ेह कंट्रोल नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पहले तालिबान का कंट्रोल 77 शहरों तक था, जो अब बढ़कर 215 शहरों तक फैल गया, और भारत की दाल भी अफ़गानिस्तान में नहीं गल रही। भारत ने अफ़गानिस्तान में भारी सरमायाकारी कर रखी है। सिर्फ नवंबर 2020 में इंडिया ने अफ़गानिस्तान में 150 नए मंसूबों का ऐलान किया था, और इससे पहले 2015 में इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह किया था। अच्छा, ये इमारत भी इंडिया की मदद से तामीर की गई थी, और अगले ही साल मोदी और अफ़गान सदर अशरफ गनी ने मुश्तरका तौर पर अफ़गानिस्तान के एक सूबे में 42 मेगावाट बिजली और आबपाशी के मंसूबे का इफ्तिताह किया था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने शुरू किए और वो काम कर रहे हैं, लेकिन भारत की कहने की नीयत ख़राब थी, इसलिए नतीजा, जब नीयत ख़राब होगी तो नतीजा अच्छा नहीं निकल सकता, बुरा ही निकलेगा। इसीलिए अब भारत की सरमायाकारी डूब चुकी है, और भारत हाथ पांव मार कर अपने घिनौने मकासद में कामयाब होने की नाकाम कोशिशें किए चला आ रहा है। और भारत को इससे गर्ज नहीं कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो या ना हो, वो बस खित्ते का चौकीदार बनना चाहता है। जबकि वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान और दुनिया पर वाज़ेह किया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा, और ना ही अमेरिका को पाकिस्तान अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने देगा। लेकिन कहने के बदकिस्मती से हमारे रहबर इस मामले पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे, अभी भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्लिप चलाइएगा। अच्छा, मौलाना साहब कहते हैं कि हुकूमत झूठ बोल रही है कि अमेरिका ने उससे फ़ौजी अड्डे मांगे हैं और अमेरिका ने फ़ज़ाई हदूद मांगी हैं। अब भला हमारे जो रहबर हैं ना, इनको अमेरिका की ज़बान बोलने की ज़रूरत पेश क्यों आ रही है? अब मगरबी सिफारतकारों का कहना है कि अमेरिका ने कभी पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे नहीं मांगे हैं। पाकिस्तान में मसला तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिस पे वाशिंगटन में सबको हैरानी है।
और ख़बरों के मुताबिक मगरिब के एक सीनियर सिफारतकार अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पे ये कहना है कि अमरीकी इंतज़ामिया में कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने फ़ौजी अड्डे की दरख्वास्त की। अब अगर अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे तो फिर मगरबी सिफारतकार अपना नाम जाहिर क्यों नहीं कर? इसका मतलब दाल में ज़रूर कुछ काला है और अफ़गानिस्तान में अमन खित्ते की अहम ज़रूरत है। अब अफ़गानिस्तान में भारतीय साजिशें नहीं चल सकती। अब अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम को यकीनी बनाना होगा और इसके बगैर खित्ते में अमन का निज़ाम नहीं चल सकेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अगस्त के आखिर तक अमरीकी फ़ौज का अफ़गानिस्तान से इनखला है, वो मुकम्मल होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में सियासी हुकूमत की तश्कील में ठोस किरदार भी अदा किया और करता भी रहेगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान और आलमी बरादरी के ज़िम्मेदार ममालिक के दरमियान तामीरी मुज़ाकरात की राह भी हमवार की है। ये पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा कह लें कि अमरीका और अफ़गान तालिबान के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहदा तय पाया। अगले मरहले में अफ़गान तालिबान और काबुल इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात होने जो फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद में कमी के बायस अब तक मुमकिन नहीं हो पाए। इस हवाले से तर्जुमान अफ़गान तालिबान सोहेल शाहीन का कहना है कि TTP अफ़गान तालिबान का हिस्सा नहीं है, अफ़गान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में अफ़गानिस्तान की जो बदलती सूरत हाल है उस पर अहम बयान में कहा है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बेहतर होने का सबको फ़ायदा होगा। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभा रहा है। हम चाहते हैं कि अहम ममालिक से मुशावरत के बाद मुत्तफ़िका हिकमत अमली यानी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। अगर खुदा न खास्ता अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ती है तो सब मुतासिर होंगे। अच्छा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर जो भारत अफ़गानिस्तान में अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर रहा है, अमरीका भी एक तरफ इनखला की बातें कर रहा है और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हथियार फराम कर रहा है। आखिर अमेरिका चाहता क्या है? तमाम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मोहताज ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, अमेरिका एक तरफ अफ़गानिस्तान से निकल रहा है और दूसरी तरफ तालिबान को कंट्रोल करने के लिए और अपनी जो कायम करदा हुकूमत है उसको सपोर्ट करने के लिए उनको अब भी हथियार फराम कर रहा है। ये चाह क्या रहा है? मतलब ये तो एक तरह से सिविल वॉर को प्रमोट कर रहा है। आखिर अमेरिका चाहता क्या है? दरअसल अमेरिका जो है वो फ्रस्ट्रेट हुआ है। अफ़गानिस्तान में वो रहना चाहता था, लेकिन उनके अहदाफ जो है वो बियॉन्ड अफ़गानिस्तान, यानी रूस के ऊपर दबाव बरकरार रखना, चाइना के ऊपर दबाव बरकरार रखना, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बरकरार रखना, ये उनके अहदाफ थे। अफ़गानिस्तान के अंदर उनने प्रैक्टिकली जो अमन हम चाहते थे कि वहाँ पर हो, वो नहीं ला सके और उनको मजबूरन यहाँ से निकलना पड़ा। वो चाहते थे, आखिर तक ही चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में उनको इजाज़त दी जाए एक दो बेसेस रखने का। तालिबान के साथ जो बातचीत में उन्होंने बिल्कुल इनकार किया और मेरे ख़्याल में अमेरिका को वहाँ से निकलना पड़ा बहालत मजबूरी। और मजबूरी के जाने के बाद अभी जो भी वो शैतानी कर सकता है अपने लोगों के ज़रिए या दूसरे लोगों के ज़रिए, प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, तो उसकी ज़रूर कोशिश करेगा। लेकिन मेरे ख़्याल में अफ़गान तालिबान इतने मजबूत है कि वो उनको ये नहीं करने देंगे, या जिस तरीके से वो इस मुल्क में बदनाम है मेरे ख़्याल में वो नहीं करेंगे। आल्दो वो कुछ पैसा चलाने की कोशिश करेंगे। डॉलर अफ़गानिस्तान में चलता है और मेरे ख़्याल में उसके ज़रिए से कुछ लोगों को पैसे देकर इधर उधर शैतानियाँ तो करता रहेगा, लेकिन मेरे ख़्याल में कोई मेजर जो नुकसान है, मिसाल के तौर पे अमेरिका के होते हुए और उनकी तमाम बयानात और दूसरे होते हुए इंडिया जो है अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी दहशतगर्दी हो रही थी उसका ज़िम्मेवार इंडिया था और एक तरीके से अमेरिका था। तो मेरे ख़्याल में अभी
ठीक है। ये शैतानी बरकरार रखने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल करेगा, लेकिन मेरे ख़्याल में उनकी क़ुव्वत जो है वो जवाब दे गई है और उनको इस इलाके से निकलना पड़ा है। ठीक है जी। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना। अब सर आपको पता है पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में देरपा अमन कायम हो, इसके लिए कोशिश भी कर रहा है। हम पर कब तक आखिर उंगलियां उठाई जाती रहेंगी? भारत जो खित्ते के अमन में बाकायदा खलल डाल रहा है, क्या आलमी बरादरी को ये नहीं चाहिए कि वो भारत को इस मनफी रवैये से मना करे और रोके? देखिए, चाहना और ख्वाहिशात तो एक बात है, उनसे ये काम करवाना आलमी बरादरी से वो एक दूसरा एंगल है इसका। आलमी बरादरी से इस काम को करवाने के लिए उसके बहुत सारे महरकात हैं। पहला लीगल उसका जो तरीक़ाकार है वो तो अक़वाम मुत्तहिदा जिस पे कि मुसल्लत हैं बड़ी क़ुव्वतें, P5 जिसको के कहा जाए वीटो पावर्स। फिर उसके बाद दुनियाए अक़वाम वहाँ जहाँ जहाँ हमारे मिशन है उसमें ये हुकूमत कोशिश कर रही है, इसमें मज़ीद कोशिश में नए अंदाज में इजाफा करना होगा, तब हमारी ख्वाहिशात के कुछ पूरे होने के इम्कानात हैं। देखिए, इंडिया क्यों करता है ऐसा? इंडिया को सपोर्ट हासिल है, एक नेक्सेस है, इजराइल, अमेरिका, इंडिया। अमेरिका का इसमें एक मकसद है। अमेरिका का मकसद ये है कि इंडिया को काउंटर मेजर, काउंटर फोर्स के तहत उसको इस्टेब्लिश करे, चाइना के अगेंस्ट खड़ा करे, और तो कोई चाइना के अगेंस्ट यहाँ आके मद्दे मुकाबल खड़ा नहीं हो रहा है। तो लिहाजा इंडिया को इस मामले में मरबूत और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। और ऑफकोर्स इजराइल के एडवाइजर्स भी वहाँ आते जाते रहे हैं, मसरूफ़ है, उनका इक्विपमेंट है। फिर जो उनके अमेरिका और इंडिया के जो दो बहुत अहम डिफेंस एग्रीमेंट हैं उसमें भी इंडिया, अच्छा फिर इंडिया के ड्रा के सबसे बड़ा चंक ऑफ द बजट फॉर द इंटेलिजेंस एक्टिविटीज दैट इज अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स बलोचिस्तान। उसमें तो कोई शाब रहा सवाल कि तालिबान अब आए हैं, उसमें इंडिया की $3 बिलियन होते हुए उनको करा रहे हैं। आज दोशंबे में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, एक्सटर्नल मिनिस्टर ने मुलाकात जी से उन्होंने यही बातें की होंगी कि 50 के सफारतकार वहाँ से कौंसल खाने और वो सफारत खाने खाली करके वहाँ से भागे हैं, और उसके बाद उनको चाहते हैं कि जो इतनी इन्वेस्टमेंट की है उसके बाद उनको वहाँ कुछ तो पैर जमाना दिया जाए। बात यह है कि अब गनी एडमिनिस्ट्रेशन के पैर जमे तो किसी और को जमाने देना। तालिबान तो उनको पैर नहीं जमाने देते, क्योंकि तालिबान से उनकी कोशिश जारी है कि रवाबत जारी रखें, लेकिन तालिबान मैं नहीं समझता और तजिया निगार भी ये नहीं समझते कि इंडिया की तरफ माइल हो सकेंगे। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अमेरिका, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, कितना फाल हो सकता है प्रॉक्सी के तहत। यहाँ मैं एक तरफ के एक डॉक्यूमेंट की तरफ आपकी तवज्जो और आपके नाज़रीन की तवज्जो दिलाता चलो, जो कि 2013 में मुमलकत अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान साइन हुआ था, जिसके तहत अमेरिका को ये अख्तियार हासिल है कि वो जिस वक्त जहाँ चाहे उतर जाए अफगानिस्तान में, जहाँ चाहे मिलिट्री कुमक पहुँचा दे, जहाँ चाहे वहाँ वो अपने के साजो सामान रख सके। तालिबान तो जब हुकूमत आएंगे तब आएंगे ना। तालिबान ने दुआ मुआहदे के तहत जो फरवरी लास्ट ईयर में हुआ है उसके तहत उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में फॉरेन फोर्सेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान ने इजाज़त दी कि आप अपनी एम्बेसी को बचाने के लिए फोर्स रख सकते हैं। अब उस पर उन्होंने 650 की बात की है, जो कि 1100 तक वहाँ के सर्वेलेंस के लिए आज के दौरे जदीद में, दौरे हाजिर में सर्वेलेंस के लिए आपको इतने आदमी चाहिए नहीं होते हैं, उधर उसके आपको चाहिए होता है एम्बेसी का के लिए। और जहाँ जहाँ इनके सफारतखाने वहाँ इस किस्म के इक्विपमेंट मौजूद है, वहाँ उनको ऑपरेट करने वाले हैं। तो जहाँ तक नजरदारी रखने का ताल्लुक है, अमेरिका चाहेगा कि चाइना पे नजरदारी रखे, ईरान पे नजरदारी रखे, पाकिस्तान पे, बाकी जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है इसमें। नजरदारी रखेंगे तो ईरान का न्यूक्लियर के हिसाब से पाकिस्तान जाहिर है अभी एक सही हमारे मामला हैं चाइना पर, इसलिए कि चाइना से ही कंपटीशन है। और फिर सी पैक का जो मामला आता है, सी पैक का मामला आ जाता है, तो एक पत्थर से यानी कि किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। तो एक काम उसमें एक चीज़ जो आजकल तजिया निगार कुछ बाहर के ममालिक में जो अपना तबसरा करते वक्त बता रही हैं कि शायद अमेरिका, एक तो ये है कि उनकी अपनी मामलात ऐसे इंटरनल हैं
कि जिसमें फाइनेंशियली उनको चाहिए कि वो अपने आप को पुल करें, और उनको ये जंग जीतते हुए नजर नहीं आ रही है। जो बाइडन ने कह दिया हम जीत गए, हमारे जो मकसद था हमने हासिल कर लिया, अलकायदा को हमने खत्म कर दिया, दहशतगर्दी को खत्म कर दिया, हमारा काम खत्म है, अब हम पिसा रहे हैं। अपनी कौम को उन्होंने ये बता दिया, अपने कंस्टिट्यूंसी को बता दिया। लेकिन असल बात तो यही है कि तारीख ने भी ये बताया और उनके 20 साल तजर्बे अमेरिका ने ये बताया नेटो फोर्सेस से कि ये जंग जीती नहीं जा सकती। अब वो तो चले गए। अब रहा सवाल कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट की है और इस वक्त उनका मुकाबला चाइना से है। उस मामले में जैसे ब्रिगेड साहब कह रहे थे, आज की दुनिया में एजेंट्स के जरिए, प्रॉक्सीज के जरिए काम किया जाता है और पैसे खर्च किए जाते हैं। तो वो सिलसिला महसूस होता है जारी रखा जाएगा, और वो जब जारी रखा जाएगा तो पाकिस्तान पर जैसे जैसे तालिबान आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे तालिबान गालिब होते जाएंगे, जैसे कि अभी हो गए हैं, तो उस वक्त तालिबान जब अभी सिटीज की तरफ जान के नहीं जा रहे हैं, अभी वो चारों तरफ उसके जो रूरल एरियाज हैं, ज्यादातर बड़े शहरों के उन्होंने काबिज हो गए हैं। शहरों में अंदर जाने के लिए जब सारी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी, चले जाएंगे। लेकिन इस मरतबा तालिबान अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को जारी रखे हुए हैं कि दुनिया को साथ लेके चले, क्योंकि जो बाइडन ने भी इशारा दे दिया है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी हम उसको तस्लीम करेंगे। तो उस लिहाज से तालिबान इस मरतबा अपने मामला को इस तरह लेके चल रहे हैं कि दुनिया अक़वाम के साथ कुछ ना कुछ उनको उसकी हमदर्दी जारी रहे। लुब्बे लुबाब इस बात का ये है कि पाकिस्तान के लिए जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है, हमारे लिए काफ़ी मुश्किल वक्त आ रहा है, रिफ्यूजी के लिहाज से भी और ब्लेम गेम के लिहाज से भी, जो कि होना शुरू हो गई है। तो उसके लिए पाकिस्तान को अपने मिशन सफारतखानों के जरिए जो हक़ाइक़ हैं वो दुनिया अक़वाम के सामने पेश करना होगा, जो कि पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत भी और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत भी ये करना होगा। अफगानिस्तान में कैजुअल्टियाँ बढ़ रही हैं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, रिफ्यूजीज जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट होती है वहाँ से रिफ्यूजीज दूसरे मुल्क में भी आते रहते हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए और हमारी तैयारी जारी है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। अब मैं आपके तो दोबारा आती हूँ। ब्रिगेड साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने डॉक्टर साहब को भी सुना। ब्रिगेड साहब, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कई दहाइयों से 30 लाख अफ़गान पनाह गुज़ीनों की खिदमत कर रहा है। हमने महदूद वसाइल के बावजूद अफ़गान पनाह गुज़ीनों की खिदमत जारी रखी है। अब अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राब होते हैं तो हम मज़ीद अफ़गान पनाह गुज़ीनों को रखने की क्या पोजीशन में होंगे भी? जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में अभी हालत ख़राब होगी तो कुछ अफ़गान महाजरीन और आ सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी नहीं होगी जितने पहले ये लोग आए हुए थे। उसकी वजह ये है कि ये जब महाजरीन आए थे तो उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर उनके पहले लोग जैसे उस्ताद यासर है और दूसरे लोग हैं वो काम कर रहे थे और इन महाजरीन को वेलकम कर रहे थे, और फिर उस महाजरीन में से कुछ लोगों को इस्तेमाल किया गया जो अफ़गानिस्तान में जंग जारी थी। तो एक तरीके से कि यहाँ के जो लोग थे उनमें सिंपैथी, एक हमदर्दी का वो था, अभी वो नहीं है। और मेरे ख़्याल में दूसरा ये है कि उस वक़्त ये बिल्कुल ओपन बॉर्डर था और लोग कहीं से भी उठ के ये लाइन के इस तरफ आ जाते थे। अभी यहाँ पर काफ़ी तैयारी की गई है, बार्ब्ड वायर लगाया गया है, जगह जगह फोर्ट्स बनाए गए हैं, फोर्स की तादाद बढ़ाई गई है, एफसी जो मौजूद है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। बॉर्डर के साथ जो इलाका है उसमें एफसीआर नाफिज था, उसको हटाया गया है, उसकी जगह पाकिस्तान का कानून है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग अगर आएंगे। अभी अफ़गानिस्तान के अंदर कहा जाता है जहाँ एक खौफ की फ़िज़ा है, तो साथ साथ वो कहते हैं कि हम किधर जाएंगे, अभी तो सारे बॉर्डर बंद हैं। तो उसमें से पाकिस्तान का बॉर्डर भी शामिल है जो वो कहते हैं कि वो तो अभी बंद है। तो मैं समझता हूँ अगर वो आ जाते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा सबक हम तो सीख चुके हैं कि इनको बॉर्डर के साथ ही कैंप बनाकर रखें, और जिधर भी हमें टाइम मिले या मौका मिले तो अफ़गानिस्तान के साइड के ऊपर बहुत स्पेस मौजूद होती है। ये बैनुल-अक़वामी हुकूमतें पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेंगी कि हम आपकी मदद करेंगे, इनके लिए फ़ंड भेजेंगे, उनके लिए पैसे भेजेंगे। तो हमें इनको अफ़गानिस्तान के साइड पे रखना चाहिए
और उनको कहना चाहिए कि आप इनको पैसे दे दें, जो भी इनका बंदोबस्त करना है, पानी का, सेहत का, रहने का, टेंटेज वगैरह, वो उधर कर दे तो वो बेहतर है बनिस्बत इसके। ये हमने सबक सीखा है कि हमने तो इनको आने दिया और अपने सोसाइटी में ओपन इनको छोड़ दिया। ईरान ने ऐसा नहीं किया और उनको वापस भेजने में उनको कोई दिक्कत पेश नहीं आई। हमें वही पॉलिसी अपनाई चाहिए और बिल्कुल इसके ऊपर कारबंद रहना चाहिए। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि एरिया में जो गेम अभी खेला जा रहा है, वो जैसे रशिया को अमेरिका जो है वो स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने सेंटो बनाया, सीटो बनाया और फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने नेटो बनाया उसको रोकने के लिए। यहाँ पर उन्होंने इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिल के एक ग्रुप बनाया हुआ है चाइना को कंटेन करने के लिए। यूएई में उन्होंने 50 के F-35 देने का वादा किया था, वहाँ पर एक मेजर मिलिट्री बेस बनाना चाहते थे, लेकिन जो मौजूदा सदर है उन्होंने उसे मना किया। और कतर में उनका एक बेस मौजूद है। अफ़गानिस्तान उनके लिए बहुत अहम था कि वहाँ पर वो मौजूद रहे, वहाँ से अभी वो पीछे हट गया है। तो इस तरीके से अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान जो है वो दूसरे कैंप में है और इससे आगे जो है वो पुल बांधने की कोशिश करेगा। किसी और मुल्क में वो कोई अड्डे वगैरह बनाएगा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होगा क्योंकि चाइना या चाइनीज़ लाख है, वो तो कह रहे हैं कि हम तिजारत करना चाहते हैं। वो ये जो BRI बनाते हैं या CPEC बनाया हुआ है, हम तो तिजारत करना चाहते हैं, क्या आप तिजारत से रोकेंगे? और मेरे ख्याल में जंग अज़ीम दोम के बाद जितनी भी ट्रीटीज़ बनी हुई है, वो जनेवा कन्वेंशन है, दूसरे हैं, उसमें ट्रेड को अवलियत हासिल है कि उसको इजाज़त हो। इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स है कि उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। सी लेन्स है तिजारत के लिए, उसको छेड़खानी नहीं करेगा। तो जंग के उसूल जो है वो चेंज नहीं कर सकता अमेरिका, और क्योंकि वो तो अपने फोर्सेस के साथ अपने लिए मिलिट्री बेस बना के या सी के अंदर जो सी प्लेटफॉर्म उनको अवेलेबल है, वो समझते हैं कि वो चाइना को डराएंगे वगैरह वगैरह, इंडिया के थ्रू डराएंगे। मेरे ख्याल में ये सारा गेम इधर शुरू होगा कि चाइना को कैसे कंटेन किया जा सके, लेकिन चाइना चूँकि कॉमर्स के साथ, ट्रेड के साथ एडवांस कर रहा है, अपनी जंगी बेड़े के साथ नहीं, तो मेरे ख्याल में उनको रोकना मुश्किल होगा। ठीक है जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं डॉक्टर जमील। पाकिस्तान ने मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए, सबको पता है कि 70,000 जानों के साथ साथ भारी मुआशी कीमत भी अदा की है। तो सर, क्या अफगान पनाह गुज़ीनों की आड़ में ऐसे अनासिर नहीं दाखिल हो सकते जो हमें नुकसान पहुँचाएँ? मैं जब यूएनओ में था तो रवांडा में भी, और जहाँ जहाँ रिफ्यूजीज का यानी कि वहाँ मुताल्लिका कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी उसमें रिफ्यूजीज के साथ क्रिमिनल्स और दहशतगर्द भेज देते हैं ताकि दूसरे मुल्क में जहाँ जा रहे हैं वहाँ जिनसे उनकी दुश्मनी है उन्हें अफरा तफरी वहाँ फैलाई जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही है, पहले भी ऐसा हुआ है और अब भी ऐसा होने का एहतमाल है, जिसका कि जिक्र हुकूमती इदारों ने पहले ही कर दिया है कि यस ऐसा होगा। और जहाँ तक बात है अफगान मुहाजिरीन की, वो कोई 70 लाख का तखमीना तो हुकूमत दे रही है, और अगर डिपेंड करता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस स्केल तक जाता है। तालिबान का अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो उसमें और मजीद भी हो सकते हैं। लेकिन ये बाढ़ का जहाँ तक मामला है, हमने बेंच लगाए हैं, बाढ़ लगाए हैं, और हमारी बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट बहुत अच्छी हुई है। लेकिन दुनिया का एक कानून है जो कि कहलाता है रिफ्यूजीज कन्वेंशन, जो कि 1951 में पाकिस्तान ने ये साइन किया है और उसको रेटिफाई किया है। उसके बाद 1967 में उसका एडिशनल प्रोटोकॉल भी साइन किया है, जिसके तहत आप फोर्स से, गोलियों से रिफ्यूजीज को नहीं रोक सकते। बाढ़ के उस तरफ अगर आके खड़े हो जाएं और अपनी जान बचाइए तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। उन कन्वेंशन को देखते हुए हमारे पास प्रेशर होगा कि आप उनको अपनी हिफाजत में लें और अपनी साइड पे लेके आएँ। जहाँ तक अफगानिस्तान की में जहाँ कि वो अपने पैरामीटर्स को उस डेफिनेशन में उनको प्रोटेक्शन चाहिए और उनको रिफ्यूजीज का स्टेटस दिया जा सकता है, तो उसमें प्रोटेक्टेड एरिया
अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर डिक्लेयर कराने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की जरूरत होगी। पता नहीं कितने ममालिक उसका सब देंगे, तो चैप्टर 7 के तहत, यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत, तो फिर वहाँ डिप्लॉयमेंट भी करनी पड़ेगी अमन फोर्सेस की। ये तमाम चीजें दिन ब दिन काफी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। जहाँ तक रहा ताल्लुक चाइना के BRI का, तो यही तो चप्पलिश चढ़ रही है, यही तो अब रिफ्ट चल रही है। इसी की वजह से तो क्वाड जिसका जिक्र किया ब्रिगेड साहब ने, और जिसको स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसको हम कहते हैं, जो कि चाइना की तरफ से ब्लॉक बनाया जा रहा है, सब बंदी की जा रही है। इसीलिए तो ये सब बंदी की है। और जो CPEC है वो BRI का सबसे अहम जुज़ है, सबसे अहम प्रोजेक्ट है। तो एक कंपटीशन वो भी है। लेकिन आ जाती हैं अभी जो भी दुनिया की मईशत जब बढ़ना शुरू होती है और उसके कॉम्पिटिटर्स जब उससे कम्पीट नहीं कर पाते हैं, और अगर वो अस्करी लिहाज से ज़्यादा मजबूत होते हैं, अमेरिका का 250-260 बिलियन का बजट है, अस्करी बजट यानी मिलिट्री बजट, चाइना का 77 बिलियन का है। चाइना इतनी ज़्यादा अभी मिलिट्री में 5-6 साल लगेंगे तजिया निगारों के मुताबिक कि वो उस लेवल पे पहुंचे। बड़ी तेज़ी से चाइना बढ़ रहा है। कुछ मामलात में चाइना को सबकत हासिल है, ब्रिगेड्स वगैरह में और कुछ साइबर स्पेस में, लेकिन उसके बावजूद एक फोर्स है, वो अपने कंपटीशन को, अपने माशी कंपटीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और चाइना अपने माशी बढ़ाव को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी अस्करी फोर्स को सामने लाएगा। देखें, समुद्र में जहाज अगर लुट जाते हैं ये इसमें सोमालिया के पास, तो फिर वो नेवी के सामने ला के खड़ा करना कि जहाज न लुटा जा सके। तो हर तजारती को सेफ गार्ड करने के लिए मालिक फिर उसको अस्करी कुव्वत से भी करते हैं। तो मेरा कहने का इन तमाम चीज़ों को बयान करने का मकसद है, और UN चार्टर और बाकी चीज़ों का हवाला देने के, एक तो ये जो चाइना और अमेरिका का चप्पलिश बढ़ती जाएगी। और अब जो तजिया निगार ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका निकला है इस खत्ते से, एक तो जो भी कंपल्शन उसके अपने मुल्क की है, और जो भी मामलात मैंने इससे कबल बताए, उसके अलावा इस वक्त वो अमेरिका 2-3 एडवांटेज हासिल कर रहा है। थोड़ी सी डिस्टेबलाइजेशन हो और वहाँ भी, और थोड़ी सी पाकिस्तान में अगर डिस्टेबलाइजेशन होती है, तो खुद ब खुद उनका एक मकसद हल हो जाता है, और वो है BRI का और CPEC का भी। उस लिहाज से उसके कंपटीशन जो वो कर रहा है उसमें भी, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं अगर देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे शामिल हो गए हैं जो मामले को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं, जिसका कि अहाता और तजिया किया गया है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने जब असेंबली में तकरीर की है, उस वक्त कहा है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल अय्याम आ रहे हैं, टफ डेज आ रहे हैं हमारे लिए, और बाकी मिनिस्टरों ने भी जो उसका जिक्र किया है, यही वजूहात है, और जिसकी तैयारी जोरों शोर से हुकूमत करने की कोशिश कर रही है। अब किस हद तक, किस स्केल तक ये बात जाती है, ये वहाँ के ज़मीनी हालात बताएंगे अफगानिस्तान में। और ज़मीनी हालात इस वक्त वो 90 की दहाई वाले नहीं हैं। ज़मीनी हालात में इस वक्त रीजनल प्लेयर्स बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसमें कि रशिया, चाइना, जिस तरह के हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ईरान, पाकिस्तान, उनकी इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई है। तो उस लिहाज से हमें अब चौकना रहना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों के। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान को आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के। ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।